जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का स्टडी पॉइंट कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को मौलिक अधिकारों में आगे पढ़ाएंगे। आज का अपना संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 अनुच्छेद 30 तक कल करा दिए गए हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है और हमने 19 के 6 में अनुच्छेद 19 के 6 में भी संपत्ति के बारे में बताया था। इन दोनों में क्या अंतर है, इन्हें कैसे हटाया, किसने हटाया, वर्तमान में कहाँ रखा गया है, इस सब की चर्चा होगी। उससे पहले कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार समझाया था, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। सबसे पहले अल्पसंख्यक अपने देश में किसे कहा गया है, इसके बारे में अच्छे से बता दें। कल एग्जाम्पल में कम दिया था, तो जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, इन्हें अपने देश में अल्पसंख्यक में रखा गया है। तो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। भारत में जो अल्पसंख्यक में है वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, इनको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है। अब अनुच्छेद 29 को समझते हैं। हमने 29 और 30 में दो पॉइंट बताए थे, फर्स्ट और सेकेंड। 29 के फर्स्ट में बताया था भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति की रक्षा करने का अधिकार है। ये 29 के फर्स्ट में बताया था। अब आप लोगों को अल्पसंख्यक भी क्लियर हो गया और उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति के आधार पर ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। फिर 29 के सेकेंड में बताया था धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर जो भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं उनमें भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे सरकारें बहुत सारे सरकारी संस्थान खोलती है, स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, बहुत सारे पार्क हैं, इन सभी जगहों पर धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 30। अब कहीं कोई असहज महसूस कर रहा है अल्पसंख्यक, पता चला किसी स्कूल में है तो स्कूल में ज़्यादातर हिंदू बैठे हैं, उसमें 2-4 लोग मुस्लिम, सिख, ईसाई पहुँचे, तो वो वहाँ बैठ के, जबकि रोका नहीं जा रहा है, असहज महसूस कर रहे हैं, तो वो उनके लिए फिर 30 में कहा गया है अगर वो ऐसी समस्या से परेशान हैं तो वो अपने मनपसंद का, अपने रुचि के हिसाब से शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और उसका जो पैसा होगा वो कौन देगा, सरकार देगी। एग्जाम्पल में जैसे मदरसा, ये एग्जाम्पल से कल हमने समझाया नहीं था, तो कुछ हमारे साथी और कुछ स्टूडेंटों ने बताया कि सर कम समझ में आया है, तो आज अच्छे से समझ लो। तो जो मदरसा है ये इल्लीगल नहीं है, लीगल है, इसको भी पैसा सरकार ही देती है, तो याद रखना है। मदरसा हो गया और संस्कृत विश्वविद्यालय हो गए, इनकी ऐसी चीज़ों को खोला जा सकता है। अनुच्छेद 31 फर्स्ट में ये बात कही गई है और अनुच्छेद 30 के फर्स्ट में कही गई है। 30 के सेकेंड में बताया था अल्पसंख्यकों द्वारा कोई शिक्षण संस्थान खोले गए हैं तो सरकार उनको जो अनुदान शब्द भी समझ में नहीं आया, तो अनुदान का मतलब है सरकार जो पैसा उपलब्ध कराएगी उसको इस प्रकार से नहीं रोका जा सकता कि वो किसी अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षण संस्थान खोला गया है। तो उम्मीद है 29 का फर्स्ट, सेकेंड, 30 का फर्स्ट, सेकेंड अब क्लियर हो गए होंगे और कल जो अल्पसंख्यक में डाउट रहा होगा आज क्लियर हो गया होगा। अब हम अनुच्छेद 31 की तरफ बढ़ते हैं।
कई लोग अल्पसंख्यक में SC ST इस प्रकार से सोचते थे, लेकिन आज से ये सोचना बंद करिए, क्योंकि अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इनको रखा गया है। बाकी हिंदू में ये सभी SC ST सभी हिंदू में आते हैं, इसलिए इन्हें अल्पसंख्यक में नहीं है। बाकी अल्पसंख्यक का मतलब अगर अपने एरिया वाइज समझेंगे तो उसके हिसाब से जहाँ पर जिस कम्युनिटी की संख्या कम है वही अल्पसंख्यक में है। पता चला कोई गांव मुस्लिम है 2000 की आबादी वाला, उसमें 1800 मुस्लिम ही हैं, 200 हिंदू हैं, तो उस गांव की पर्टिकुलर जनसंख्या के हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएगा। लेकिन भारत में जो संवैधानिक रूप से प्रदर्शित किया गया है उसमें मुस्लिम, बौद्ध, सिख इनको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि बहुत सारे राज्य हैं, सिक्किम, मेघालय, इन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक में है। तो राज्य वाइज, फिर गांव वाइज, फिर इस प्रकार से जिले वाइज बांटोगे तो अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी। अल्पसंख्यक का सिंपल सा मतलब है कि जिनकी संख्या कम हो वो अल्पसंख्यक के दायरे में आएंगे। अब जैसे एग्जांपल में पाकिस्तान का दो, तो पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं हिंदू अल्पसंख्यक में है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम की आबादी लगभग 90% के आसपास है, 10-5% हिंदू है, तो वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक में है। अब हम आज बात करते हैं संपत्ति का अधिकार। तो यहाँ पर समझिए अनुच्छेद 19 का 6, 19 में हमने स्वतंत्रताएं बताई थी। पहली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने, मीडिया की स्वतंत्रता 19 के फर्स्ट में है। फिर सेकेंड में सभा करने की स्वतंत्रता, जब सभा कर ली तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता। फिर चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, चारों ओर घूम लिया तो कहीं भी अच्छा लगा बस जाने की स्वतंत्रता। उसके बाद 6 में बताया था संपत्ति का अधिकार, जब आप कहीं रहने लगे तो वहाँ संपत्ति खरीदने का अधिकार है। तो 19 के 6 में खुद के द्वारा खरीदी गई संपत्ति, ध्यान से समझना, 19 के 6 में खुद के द्वारा खरीदी गई संपत्ति के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 31 दादा दादी, माता पिता द्वारा खरीदी गई संपत्ति, मतलब पैतृक संपत्ति। तो इन दोनों को समाप्त करके, कहाँ से, मौलिक अधिकार से समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इसे रखा कहाँ गया, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में, भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसने बनाया, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, उनके द्वारा ही इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रखना है, अनुच्छेद 19 के 6 और अनुच्छेद 31 में अंतर समझ में आया होगा। अनुच्छेद 19 के 6 में खुद के द्वारा खरीदी गई संपत्ति, और जबकि 31 में पैतृक संपत्ति, जो माता पिता ने खरीदी हो या दादा दादी ने खरीदी हो, वो संपत्ति की चर्चा है। इन दोनों को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कई दिक्कतें आ रही थी, सरकार को रेलवे बिछानी थी, बहुत सारे रोड बनाने थे, फैक्ट्रियां बनानी थी, तो उसके लिए ये समस्या आ रही थी कि दादा परदादा की संपत्ति, बहुत से लोग जिद्दी होते हैं, अड़ जाते हैं कि हमें संपत्ति बेचनी ही नहीं है, कितना भी पैसा मिल जाए। तो ये समस्याएं आ रही थी। जब तक मौलिक अधिकार में था तुरंत ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, कोई छीन नहीं सकता था। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। उम्मीद है चीज़ें बिल्कुल डिटेल से समझ में आई होंगी। कोई कन्फ्यूजन रह जाए, 1-2 बार और देखना, फिर भी रह जाए हमें कमेंट में बताना क्या समस्या आ रही है, उसको हम फिर से बता देंगे। कल के वीडियो में जो डाउट रहा होगा आज क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।